Okay, can you see me? Hi guys, can you see me or not? मैं दिख नहीं रही हूँ. Can you hear me? Okay. हाँ जी, अब बताइए. Yes, now tell me. Now you would be able to see me. है ना, अब दिख रहा होगा. Yes, now it's perfect. Okay, yes. Hi, good afternoon everyone. Welcome to NEET 101 and welcome to our next class in human physiology that we are going to start with respiration in plants. अब हम आसान चैप्टर्स पे आ गए. अब जो टफ था ना सब खत्म हो गया. ट्रांसपोर्ट था, फोटोसिंथेसिस था. ये जो 2 टफ चैप्टर्स थे वो हमने निपटा लिए. अब हम 2 इजी चैप्टर्स करने वाले हैं जिसके बाद हमारी प्लांट फिजियोलॉजी बिल्कुल खत्म हो जाएगी. दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो आज अपने लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. रेडी है सब बच्चे? आई होप दैट सब बच्चे समझ चुके हैं कि मैम के साथ हम किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, किस तरीके से बेटा जी हमने नोट्स बनाने हैं. दूसरी चीज़, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं पता कि मैम आपके बॉटनी सेशंस कहाँ मिलेंगे, मैं बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो गया हूँ, कहाँ पढ़ाते हो मैम, आपका जूलॉजी कहाँ है, बॉटनी कहाँ है, तो बेटा जस्ट गो टू द लिंक ट्री. कहाँ जाएंगे? लिंक ट्री पे जाएंगे. लिंक ट्री का लिंक डिस्क्रिप्शन में. अब ये क्या होता है यार, लिंक है, लिंक पे क्लिक करो तुम्हें समझ आ जाएगा. linktr.ee/seep.pahuja. आप इस पे जाइए, आपके सामने मोबाइल में ना ऐसा विंडो खुल जाएगा. तो सबसे ऊपर बेटा बॉटनी बाय सीप मैम है, यानी कि इस पे क्लिक करोगे पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी. जेनेटिक्स है, प्लांट फिजियो है, सब जो हमने किया हुआ है वो दिख जाएगा. देन इसके बाद आपको मिल जाएगा आपका मंथन बैच, आपका मेधावी बैच, सबकी प्लेलिस्ट एक ही जगह पर मैंने डाल दी है ताकि तुमको दिक्कत ना हो ढूंढने में कि मैम आपके सेशंस कहाँ हैं. वैसे मैं आपकी सहूलियत के लिए बता देती हूँ कि बेटा डेली जो है वो हमारे एक तरीके से ना 4 सेशन हो रहे हैं. अब जैसे जैसे नीट पास आ रहा है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, हम 4 सेशंस डेली कर रहे हैं. जो सुबह 8 बजे वाली क्लास होती है, 8 बजे मेरी क्लास होती है प्लस की, तो वो प्लस वालों को पता होगा. हाँ जी, उसके बाद अपने मिलते हैं तकरीबन 12:30 पौने 1 के बीच में, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं बॉटनी. देन अपने लोग मिलते हैं 5 बजे जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं जूलॉजी. एंड देन अपने लोगों ने मिलना है 7 PM पर, जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी स्पेशल क्लास. स्पेशल क्लास आज से फिर से स्टार्ट हो रही है, आई होप आप सबको पता है, जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस. एक बार मैं पिन करा देती हूँ यार, मैंने बोला तो था बट हुई नहीं. यस, in this beta we are going to discuss about द क्विज ऑन बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. सिंस हमने कल बॉडी फ्लूइड जूलॉजी में खत्म किया था, ठीक है, यहाँ पे हमने खत्म कर दिया था, तो इसका टेस्ट आज शाम को 7 बजे होने वाला है. कल आपका बायोटेक्नोलॉजी का टेस्ट होने वाला है. तो जो आप पिन देख रहे हैं ना यहाँ पर, यू कैन सी द पिन प्रोफाइल. दिस इज माई प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी. क्लिक ऑन दैट प्रोफाइल, फॉलो मी एंड वहाँ पर अपकमिंग स्पेशल क्लासेस में एनरोल कर लेना. अगर कहीं भी आपसे एनरोलमेंट के लिए कोड मांगेगा तो आप कोड क्या डाल देंगे? सीप लाइव डाल देंगे. व्हाट कोड यू विल ऐड? सीप लाइव. फ्री क्लासेस है, जस्ट आपको एनरोल करना रहेगा. सो दिस इज द वे वेयर वी आर बाय विच वी आर गोइंग टू स्टडी. अब पूरे हफ्ते का स्केड्यूल बता दो तो यार ऑन योर ह्यूज रिक्वेस्ट बन चुका है पूरे हफ्ते का स्केड्यूल. सो दिस इज द स्केड्यूल फॉर द वीक. आप देखेंगे इस हफ्ते हमने बॉटनी में क्या कवर कर लेना है, रेस्पिरेशन पूरा कर लेना और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट निपटा देना है, यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी हो जाएगी चित आपकी इस हफ्ते में, ठीक है. एंड देन अपने चलते हैं जूलॉजी के स्केड्यूल पे. जूलॉजी में हम एक्सक्रीशन निपटा लेंगे, लोकोमोशन शुरू भी कर लेंगे. अब देखते हैं खत्म कर पाएंगे कि नहीं, बट यस, एक्सक्रीशन एंड लोकोमोशन, यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी भी आगे बढ़ जाएगी. और ये अपना स्केड्यूल रहेगा स्पेशल क्लासेस पे, ठीक है, ये अपना स्केड्यूल रहेगा स्पेशल क्लासेस पे. दिख गया? हाँ जी, स्पेशल क्लासेस में बेटा आज क्विज है बॉडी फ्लूइड्स की, देन बायोटेक्नोलॉजी, ब्रीदिंग, फोटोसिंथेसिस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड फुल सिलेबस रिव्यू टेस्ट. ओके, इज इट डन? क्या आपको समझ आ गया कि पूरे हफ्ते हमने किस तरीके से पढ़ाई करनी है? क्या मेरा सीरीज ऑफ ऑर्डर रहेगा? कहाँ कहाँ आप मुझे पा सकते हैं? इसके अलावा जो प्लस वाले बच्चे हैं, दे विल फाइंड मी डेली 8 AM ऑन आवर प्लस एंड आइकॉनिक प्लेटफॉर्म. हाँ जी, बता दो. इसी बात पे बेटा एक बार सेशन को लाइक कर दो ताकि हम आगे बढ़ पाएँ. आपका स्केड्यूल बनाने में बड़ी मेहनत लगती है यार. एंड सिंस मेरा प्लस कोर्स नया स्टार्ट हो रहा है कल से, 23rd of March इज़ द डेट व्हेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माय प्लस कोर्स, ठीक है.
तो कल यानी कि सुबह 8 बजे नया क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बच्चे एनरोल करना चाहते हैं, अभी आपके पास ऑफर चल रहा है। कौन सा ऑफर चल रहा है? 3+1, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे 1 मंथ फ्री मिलेगा। तो उस ऑफर को लगाने के लिए बेटा आपको सिंपली कोड लगाना है सीप लाइफ और इस नंबर पे कॉल कर देना। कोई भी दिक्कत आ रही है, पेमेंट इशू है, मैम आपका बैच कहाँ है, किधर हो आप, प्लस से रिलेटेड, आइकॉनिक से रिलेटेड, एनी इशू वुड बी हैंडल्ड एट दिस नंबर। दिस इज माय टीम्स नंबर। यहाँ पर आप बात कर सकते हो उनसे फ्रीली कि सीप मैम ने नंबर दिया, हमसे बात कीजिए, हमें इस चीज़ का सोल्यूशन निकाल के दीजिए। हाँ जी, अब शुरू कर लें। सब बता दिया मैंने तुम्हें बेटा। अब डॉक्टर मुकेश ना जो मिनरल न्यूट्रिशन वाले नोट्स है ना, अब मैंने प्लान किया, अब मैं पूरे बायो के वैसे नोट्स एक साथ रिलीज करूंगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अभी सिर्फ मिनरल न्यूट्रिशन का था, लेकिन नाउ आई एम फोकसिंग ऑन रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स ऑल्सो। वंस ऑल द चैप्टर्स वुड बी डन आई विल रिलीज दैट टू यू। ओके, हाँ जी, पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। सारे के सारे पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलते हैं, दैट इज t.me/seepmam। कल शाम वाला पीडीएफ और अभी वाला पीडीएफ मैं इस क्लास के जस्ट बाद आपको भेज दूंगी, टेंशन नॉट। आपको पता ही है यार, मैम देर कर देते हैं लेकिन भेज देते हैं। ऐसी कभी दिक्कत नहीं आई कि मैम ने हमें भेजा ना हो, भेज तो ज़रूर ही देते हैं मैम, ठीक है। ओके, सो द नेम ऑफ चैप्टर इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, लेकिन इन प्लांट्स। अभी थोड़ी दिन पहले ही हमने, 1-2 दिन पहले ही हमने ब्रीदिंग खत्म किया है, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल्स खत्म किया है। अब हम सीधा एनिमल से उठ के आ गए हैं पौधों पर, और पौधों पे हम करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब यार एक टर्म होती थी ब्रीदिंग, अभी भी है, यानी कि एक टर्म है हमारे पास ब्रीदिंग, ठीक है। दूसरी टर्म क्या है मेरे पास? रेस्पिरेशन। क्या ये दोनों टर्म सिनोनिमस हैं, एक ही बात है? हाँ जी, सोच के बताइए। बड़ा सिंपल सा सवाल मैंने पूछा है, क्या ये दोनों टर्म्स बेटा जी बिल्कुल सेम है? ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, आर दीज 2 टर्म्स सेम? हाँ जी, प्लीज टेल मी। देखिए ये दोनों टर्म्स बिल्कुल भी सेम नहीं है। यस, ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ CO2, यानी कि ब्रीदिंग क्या होगा आपका? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या होगा? रेस्पिरेशन होता है जो भी आपके पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, आप जब उसको ऑक्सीडाइज करके वहां से ATP बनाते हैं। देखो ये सारा तामझाम क्यों किया जा रहा है? ताकि तुम में शक्ति आए, बस शक्ति लानी है, तुमको शक्तिमान बना देना है। ये शक्तिमान बनाने के लिए तुमको एनर्जी चाहिए। एनर्जी आती है ATP की फॉर्म में। ATP बनता है जब जो तुमने खाना खाया उस खाने के साथ ऑक्सीजन मिला दो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर दो तुम्हारे फूड की, और क्या बन जाएगी? ATP। ATP को तोड़ोगे तो तुम शक्तिमान बन जाओगे। तो ऑक्सीजन लाने के लिए तुमने क्या की? ब्रीदिंग। खाना लाने के लिए तुमने क्या किया? इंजेक्शन। तो फूड आ गया, ऑक्सीजन आ गया। अब ब्रीदिंग से जो ऑक्सीजन आया वो ऑक्सीजन मिला देना तुम फूड के साथ, तो क्या बना लेंगे अपने लोग? ATP। ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है, जिसके ATP से तुम शक्तिमान बनोगे, ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हम क्या बोलते हैं? दिस इज रेस्पिरेशन। अब फूड क्या है? फूड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है। नोटिस करके देखो तीनों चीज़ों में C और H बोथ है कि नहीं? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूला में C भी है, H भी है। फैट के फॉर्मूला में C भी है, H भी है। प्रोटीन के फॉर्मूला में C भी है, H भी है। तो यार ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हुए ना। जब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों घुसे होते हैं एक साथ और लिविंग सिस्टम में आ जाते हैं, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या हो गया? रेस्पिरेशन हो गया बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। रेस्पिरेशन बेटा जी क्या हो गया? बायोलॉजिकल, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी तुमने खाने में ऑर्गेनिक कंपाउंड खाया, रोटी, दाल, चावल, घी, बटर, व्हाटएवर यू हैव ईटन, इट मस्ट बी हैविंग सम ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, केमिस्ट्री पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। जो CC वाला ग्रुप होता है ना, कार्बन कार्बन, इसका ब्रेक डाउन होता है। कैसे होगा? एंजाइम्स यूज करेंगे यार, बिना एंजाइम के कैसे हो सकता है? एंजाइम्स जो हम यूज करेंगे दे आर कॉल्ड एज बायो कैटलिस्ट। क्या बोलोगे बेटा इनको? बायो कैटलिस्ट। तो ये जो एंजाइम हमने यूज किए हैं, वी विल यूज सर्टेन एंजाइम इन दिस एंड वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द
एनर्जी, वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द एनर्जी। ये है हमारा रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग हमें पता चल गया। अब रेस्पिरेशन में किसी ना किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ना है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बलि चढ़ेगी। एक तरीके से तो बलि चढ़ने वाली बात होगी ना, आज किसका नंबर आएगा, तुम में से कौन पकड़ा जाएगा जिसको ब्रेक डाउन करेंगे, जिसको ऑक्सीडाइज करेंगे। तो जिसकी बलि चढ़ती है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सो नेक्स्ट टर्म इज गोइंग टू बी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज द कंपाउंड सब्जेक्टेड टू बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, जिसकी बलि चढ़ी जाएगी। सो ऐसा कंपाउंड विच इज सब्जेक्टेड टू बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसको अपने लोग क्या बोल देंगे? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन है? कौन कौन हो सकता है बेटा? जो तुम खाओगे उसी की बलि चढ़ाएंगे, अंदर से तो पैदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑटोट्रॉफ तो है नहीं, हम लोग तो क्या है? हेट्रोट्रॉफ। तो जो खान पान तुमने खाया, आज मोमोज खाए, आज पिज्ज़ा खाया, आज मैगी खाई, आज पराठे खाए, आज डोसा खाया, जो भी तुमने आज खाया वो टूट जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे खाने में कौन थे? न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन होता है। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स बेटा यहाँ पर टूट सकते हैं? सबसे कॉमन बेटा आपके पास है कार्बोहाइड्रेट, मतलब सबसे पहले किसको तोड़ा जाता है? कार्बोहाइड्रेट। देन नंबर आता है आपके फैट्स का, देन नंबर आता है प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स तो बेटा मतलब आखिरी हो गया, तुम भूख हड़ताल पे बैठ गए तब जाके प्रोटीन का नंबर आएगा। एंड देन हम कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी तोड़ सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स भी तोड़ सकते हैं। अब इन चारों में से आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ऑर्गेनिक एसिड है। विच वन इज द मोस्ट प्रेफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? मतलब बॉडी को सबसे अच्छा कौन सा लगता है कि आज मैं किसको तोड़ूंगा? हाँ जी, विच वन इज द मोस्ट प्रेफर्ड? इन चारों में से सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड कौन सा है? बॉडी को सबसे ज़्यादा पसंद कौन है? नंबर 1 पे कौन ऑक्सीडाइज होगा? हाँ जी, नंबर 1 पे कौन ऑक्सीडाइज होगा? नंबर 1 पे बताना है। 4 मैंने लिख दिए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। नंबर 1 पे बेटा हमारा ऑक्सीडाइज होगा, इस पे डब्बा बना देते हैं। दिस इज गोइंग टू बी कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट जो अपना है ना, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट प्रेफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सबसे ज्यादा प्रेफर्ड कौन सा है आपका? कार्बोहाइड्रेट। ऐसा क्यों? क्यों क्यों? रोटी चावल खाएंगे तो मजा आएगा, बॉडी सबसे ज्यादा खुश रहेगी और उससे सबसे ज्यादा आप एनर्जी बनाएंगे। मोस्ट प्रेफर्ड क्यों है? क्योंकि बेटा हम उस चीज को तोड़ना चाहते हैं जिससे हमें गंदगी ना फील हो, यानी कि I want to break that substance which does not produce any toxic chemical। देखो अब मैं ऐसी चीज़ को थोड़ा तोड़ लूँगी जिससे बॉडी में अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। No, this is not my aim। My aim is to break that substance जो टॉक्सिक नहीं है। तो जब अपने कार्बोहाइड्रेट तोड़ते हैं ना, तो कार्बोहाइड्रेट के टूटने से कोई टॉक्सिसिटी नहीं आती है। देयर इज नो टॉक्सिसिटी, नो टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट। कोई भी ऐसा बाय प्रोडक्ट नहीं बनता जो बॉडी के लिए नुकसानदायक हो। अब तुम प्रोटीन को तोड़ के देख लो, प्रोटीन टूटेगा तो क्या बनेगा? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को और तोड़ दोगे बेटा, अमाइनो एसिड को और तोड़ोगे ना, अमोनिया निकल आएगा। कौन निकल आएगा? अमोनिया। और अमोनिया से तो हम बचते हैं, दिस इज टॉक्सिक। तो प्रोटीन मेरी पहली चॉइस नहीं है। मेरी पहली चॉइस कौन सी है? मेरी पहली चॉइस बेटा कौन सी है आपकी? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा रीज़न क्यों मैंने कार्बोहाइड्रेट को चूज़ किया, क्योंकि बेटा कार्बोहाइड्रेट ना हमारी बॉडी के रिजर्व में, हमारी क्या पौधे की बॉडी की रिजर्व में भी, प्लांट की बॉडी के रिजर्व में प्रेजेंट है। आसानी से तुम स्टार्च को तोड़ के ग्लूकोज बना लोगे, सुक्रोज को तोड़ के ग्लूकोज बना लोगे। तो इसका हाइड्रोलाइसिस ना बड़ी आसानी से हो जाता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ प्रेजेंट एज रिजर्व फूड मटेरियल। तो प्लांट के लिए रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च है, प्रोटीन नहीं है, तो उसको तोड़ना आसान है ना। प्रोटीन आर रेयरली स्टोरेज मटेरियल। प्रोटीन थोड़ा स्टोर होता है, एक्सेप्ट
इन सीड्स में होता है स्टोरेज, लेकिन और कहीं प्रोटीन का आप प्लांट्स में स्टोरेज नहीं देखेंगे। इन दो रीजंस की वजह से हमारा मोस्ट प्रेफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन है? मोस्ट प्रेफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज द कार्बोहाइड्रेट। देन उसके बाद किसका नंबर आएगा? मान लो आज तुम्हारी लड़ाई होगी मम्मी से, क्योंकि आज क्या बनी है? लौकी बनी है, भैया नहीं खाएंगे। सुबह से पराठे खाए हुए हैं, अब नहीं खाएंगे, नाश्ता नहीं खाना नहीं खा रहे, ठीक है। बॉडी कह रही है चलो ठीक है मैं मैनेज कर लेती हूँ, मैं कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बनाती हूँ। तुमने खाना नहीं खाया। कार्बोहाइड्रेट के बाद किसका नंबर आएगा? फैट्स का। फिर रात में भी ऐसी सब्जी बनी जो तुमने नहीं खाई, ठीक है। तुम मतलब प्लांट से यहाँ पर नोटिस कर लेना, मैं हमेशा एनिमल में ही घुस जाती हूँ। हाँ जी, तो प्लांट के लिए मोस्ट प्रेफर्ड इज कार्बोहाइड्रेट, देन फैट्स एंड देन प्रोटीन्स। प्रोटीन अगर टूट गए प्लांट में, प्रोटीन बेटा उसकी प्रोटोप्लाज्म में, रिजर्व में तो है नहीं, तो प्लांट मर जाएगा, इट इज गोइंग टू डाई, है ना, इट इज गोइंग टू डाई, ठीक है। चलिए, सो ये बात हो गई हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की, ठीक है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यार टेस्ट पिन करने के लिए बोल दिया है, लेकिन तुम लोग ना क्या करो, फटाफट से टेलीग्राम पे चले जाओ। टेलीग्राम पे मैंने टेस्ट डाल दिया। क्या है टेलीग्राम? t.me/seepmam। तो इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है, t.me/seepmam पे जाइए और टेलीग्राम पे आप उस टेस्ट में एनरोल कर लीजिए। बॉडी फ्लूइड्स का टेस्ट है, 2 टेस्ट है, मैं तुमको ना दिखाई देती हूँ, 1 मिनट रुको। यस, ये मेरी अपकमिंग स्पेशल क्लासेस है, जिसको नहीं पता आज शाम को है बॉडी फ्लूइड्स 7 बजे, ठीक है, दिख रहा है। एंड बायोटेक के टॉप 60 क्वेश्चन है बेटा कल, ठीक है। तो दोनों टाइम 7 बजे है अपनी क्लास, लेकिन एनरोल कर लो, मैं ना रिक्वेस्ट करके डलवा देती हूँ, बट अभी के लिए कर लो। चलो बैक टू टॉपिक, बड़ा मज़ा आ रहा था। हाँ जी, तो हमने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट चूज कर लिया। अब इस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को मुझे क्या करना है? ऑक्सीडाइज करना है, तभी तो बात बनेगी। क्या करना है बेटा जी? मुझे इस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को, ये मेरा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, इस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को मुझे क्या करना है? ऑक्सीडाइज करना है। कैसे करेंगे? बाय सीरीज ऑफ स्टेप्स। वो स्टेप्स जो कौन कंट्रोल करेंगे? एंजाइम जी कंट्रोल करेंगे। बाय सीरीज ऑफ स्टेप्स विच आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स, ठीक है। जब ये सारी सीरीज ऑफ स्टेप्स हो जाएंगे, तुमने ये सारी रिएक्शन कर ली, क्या ये रिएक्शन अचानक से फास्टली हो जाती है कि खाना खाया, मतलब प्लांट ने खाना लिया और अचानक से एनर्जी बन गई? नहीं, ये सारी रिएक्शंस के लिए लगता है समय। तो ये जो मैंने रिएक्शंस लिखी हैं, दीज ऑल रिएक्शंस दे आर गोइंग टू बी स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन हुई, स्लो एंड एंजाइमेटिक रिएक्शन से तुमने क्या बना लिए? एटीपी। अब एटीपी से थोड़ा एनर्जी मिल जाएगी। प्लांट को अल्टीमेटली एटीपी बनाने से मतलब नहीं है, उसको है कि मुझे शक्ति दो, शक्तिमान बनना है, तो यार एटीपी को तोड़ना पड़ेगा। देन यू विल ब्रेक डाउन दिस एटीपी एज वेल, ठीक है, ब्रेक डाउन दिस एटीपी एज वेल, यानी कि इस प्रोसेस में एनर्जी निकलेगी भी, और जो रिएक्शंस हुई हैं इसमें एनर्जी देनी भी पड़ेगी, ठीक है, समझ रहे हो? एनर्जी देनी भी पड़ेगी और एनर्जी निकलेगी भी, समझे? ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि बेटा इस पूरे प्रोसेस में तुम देखोगे कि कहीं ना कहीं हम एटीपी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं एटीपी रिलीज हो रहा है, ठीक, दूसरी, लेकिन नेट में हमारे पास एटीपी पहुंच रहा है। अब क्या इस पूरे प्रोसेस से मैंने सिर्फ एटीपी बनाया है, ग्लूकोज को तोड़ा है और एटीपी बनाया है, कुछ और नहीं किया? हाँ जी, कुछ और नहीं किया। ये जो बच्चे हैं ना, ये जो आगे भागते हैं, हाँ जी, ये जो बच्चे हैं, ये जो आगे भागते हैं कि मैम क्रेब्स साइकिल में डाउट है। हर्ष शर्मा क्या चाहते हो? सिर्फ मैं तुम्हें पढ़ाऊं? तुम ही दिख रहे हो मुझे, हैं? इतने सारे बच्चों में से सिर्फ आप ही को देखा जाए, सब छोड़ दूं, एरोबिक आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस छोड़ दूं और क्रेब्स में पहुंच जाओ? बताओ क्या चाहते हैं बच्चे? हैं बेटा, ऐसा चाहते हो ना, तो फिर वो मैं तो नहीं कर पाऊंगी, वेरी सॉरी बेटा, क्योंकि मेरे लिए हर बच्चा एक समान है। मुझे चैप्टर 0 से 100 तक लेके जाना है। तुम्हारे लिए बेटा मैं सीधा 90 पे जंप नहीं करूंगी ना। तो ऐसा है तो आप अभी जाइए, कल की क्लास में आना, कल क्रेब्स साइकिल करेंगे, कल तुम समझ लेना, ठीक है। बट बीच में ना ऐसे हीरो मत बना करो, ये वो हीरोगिरी वाले बच्चे हैं। क्लास में होता नहीं बेटा, मैम पढ़ा रही है, स्कूल में चल रहा है रेस्पिरेशन इन प्लांट,
पीछे से उठ के यस यस मैम आई नो, सबका आंसर दे रहे हैं। आपकी क्लास में भी ऐसे बच्चे होंगे जो टीचर से आगे जाकर आंसर देते हैं, भैया समझ गए, तुम ये चैप्टर पहले से पढ़ के आए हो। लेकिन सब बच्चों को पढ़ने दो। असली टेस्ट ये नहीं है कि क्लास में मैम से पहले जवाब देना है, असली टेस्ट ये है कि बेटा नीट में नंबर लाने हैं। तो तुम्हारा फोकस ना गलत जगह है। यू गाइज आर, मतलब ये इन बच्चों को दिखाने के लिए कि हाँ मुझे आता है, मुझे क्रैप साइकिल पता है, बस मुझे वहाँ तक करना, उससे पहले का आता है। किसको दिखा रहे हो बेटा? कौन है तुम्हारा यहाँ पर? है किसको दिखाया जा रहा है ये चीज़? देखो जिसको दिखाना है ना उसे सेपरेटली दिखाओ, ऐसे ऐसे मत दिखाइए। ओके हाँ चलिए, हाँ जी, एक बच्चे ने और पॉइंट आउट कर दिया, यार तुम ना बीच में कोई याद दिला देते हो बड़ी सारी चीज़ें। याद ये दिलाई कि येस टुडे एट 9:30 PM आई एम गोइंग टू हैव Instagram लाइव विद ऑल ऑफ यू एंड वी हैव अ स्पेशल गेस्ट ऑल्सो, दैट इज़ विशाल तिवारी सर। तो आप सब उनको जानते हैं। तो आज रात 9:30 बजे हम दोनों का इंस्टाग्राम लाइव है। वी विल टॉक, वी विल डिस्कस द स्ट्रैटेजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दोनों मिल जाएंगे। तो इसलिए बेटा मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना @seep.pahuja। आप मेरा नाम डालिए, बीच में डॉट डाल देना, ठीक है? तो आज रात को 9:30 बजे लाइव भी मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है? हाँ जी, चलिए बैक टू दिस। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस भी है, और ये जो रेस्पिरेशन है ना, इसको एज अ प्रिकर्सर यूज़ किया जाता है फॉर फॉर्मिंग अदर मॉलिक्यूल्स। यस, सो मैं एक लाइन लिखूंगी दैट द कार्बन स्केलेटन जो कि रेस्पिरेशन में बनता है, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, एक एक लाइन समझेंगे। प्रोड्यूस, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड एज प्रिकर्सर, किसके लिए? फॉर द बायोसिंथेसिस of other molecules, for the biosynthesis of other molecules। यानी कि इस रेस्पिरेशन में सिर्फ टूट नहीं रहा है कार्बोहाइड्रेट, इस रेस्पिरेशन की मदद से जो बीच में मैंने कुछ कंपाउंड बनाए, कार्बन स्केलेटन बनाया, कुछ ऐसे कंपाउंड बनाए, उससे मैं और भी सामान बना ले रही हूँ। तो यहाँ मेरा नुकसान नहीं हो रहा तोड़ के, यहाँ पे मैं कुछ और भी बना ले रही हूँ, जैसे एसिटाइल कोएंजाइम में से फैटी एसिड बन जाते हैं। यानी कि यहाँ पर टूट तो रहा ही है, दैट इज कैटाबॉलिज्म तो हुआ, ठीक है, शुगर का, लेकिन हमने कुछ और सामान भी बना लिया। और वो कौन सा सामान बनाने के लिए हमने इसको यूज़ किया? एनाबॉलिज्म। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है रेस्पिरेशन जिसमें कैटाबॉलिज्म भी है, एनाबॉलिज्म भी है। भैया ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जिसमें टूट भी रहा है लेकिन बन भी रहा है। दिस इज कॉल्ड एज एम्फीबोलिक पाथवे। दिस इज बेटा जी कॉल्ड एज एम्फीबोलिक पाथवे, ठीक है? इसको अपने लोग क्या बोलते हैं बेटा? एम्फीबोलिक पाथवे। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। बाकी मैंने तुम्हें बता दिया कि एनर्जी करेंसी इसमें बनेगी। एनर्जी करेंसी क्या है? एटीपी। चलो एक क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स में से, नेम द शुगर विच इज प्रेजेंट इन एटीपी। हाँ जी बताइए, नेम द शुगर विच इज प्रेजेंट इन एटीपी। कम ऑन बेटा, नेम द शुगर विच इज प्रेजेंट इन एटीपी। एटीपी का स्ट्रक्चर मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। हाँ जी, तुमसे उम्मीद है, मुझे बहुत उम्मीदें हैं, तुम मेरी उम्मीद पे पानी मत फेर देना, नो पानी फेरना ऑन माई उम्मीद। नेम द शुगर। हाँ जी, एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज़ अ ट्रायोज फॉस्फेट। ये क्या है? एक ट्रायोज फॉस्फेट है, ठीक है, एक हायर न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि इसके अंदर जो शुगर है ना वो कौन सी है? वो है बेटा जी आपकी रिबोज शुगर। ऐसी दिखती है ना रिबोज शुगर। ये कार्बन नंबर 1 दिख रहा है, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5। जो इसका कार्बन नंबर 1 है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? एडेनिन जुड़ा हुआ है। जो बेटा जी इसका कार्बन नंबर 5 है ना, इसके साथ क्या जुड़े हुए हैं? 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये जो आपके 2 फॉस्फेट ग्रुप हैं, दीज आर हाई एनर्जी बॉन्ड। ये कैसे बॉन्ड है? हाई एनर्जी बॉन्ड है। तो नंबर ऑफ कार्बन याद रखना, कार्बन नंबर 1 पे एडेनिन, कार्बन नंबर 5 पे आपके 3 फॉस्फेट। तो ये 2 अलग होते हैं बेटा फॉस्फेट, और क्या निकलती है? एनर्जी, भर भर के एनर्जी। प्लांट खुश, अपना लहलहा रहे हैं बेटा, वो है ना। प्लांट इज़ वेरी हैप्पी नाउ बिकॉज एनर्जी बनाने का उनको तरीका मिल गया है। हाँ जी, आगे चलें।
चलिए अगला सवाल आपसे, चलो इसका तो तुमने सही आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन प्लांट्स ब्रीथ? डू प्लांट ब्रीथ? बताओ, क्या ये जो पौधा है, क्या बेटा ये ब्रीदिंग करता है? येस और नो? डू प्लांट्स ब्रीथ? हाँ जी, डू प्लांट्स ब्रीथ? येस और नो? हाँ जी, कैसे करेंगे ब्रीदिंग यार, कैसे करेंगे? क्या इनके पास ब्रीदिंग के लिए कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है? देखो, प्लांट ब्रीदिंग करते हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, लेकिन प्लांट के पास इस काम के लिए देयर इज नो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। उनके पास कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी काम चलाने के लिए, फिर भी बेटा काम चलाने के लिए उनके पास दो आइटमें प्रेजेंट है, ठीक है? एक है उनकी स्टोमेटा, दूसरी क्या प्रेजेंट है? लेंटिसेल्स, ठीक? स्टोमेटा कैसे काम करता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लीव्स के अंदर, यंग स्टेम के अंदर, ऐसा होता है ना बेटा, ये गार्ड सेल मैंने बनाए। सो दिस इज प्रेजेंट इन लीव्स, स्टेम। कौन सी स्टेम? यंग स्टेम। यही बेटा थोड़ी बूढ़ी हो जाए स्टेम, मेच्योर स्टेम हो जाए, तो मेच्योर स्टेम में आ जाते हैं लेंटिसेल्स। हाँ जी, मेच्योर स्टेम में क्या आ जाते हैं? लेंटिसल, प्लस लेंटिसल फ्रूट में भी होते हैं, प्लस लेंटिसल बेटा रूट में भी होते हैं, ठीक है? तो प्लांट ब्रीदिंग, मतलब इसका ना कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है कि येस और नो में मैं बोल दूं, लेकिन उनके पास कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास स्टोमेटा और लेंटिसल्स प्रेजेंट है। तो कैसे प्लांट एक स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बिना रेस्पिरेशन कर रहे हैं? समझ रहे हो? कैसे प्लांट्स एक स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बिना रेस्पिरेशन कर रहे, कैसे? हाँ जी, इसका रीज़न होना चाहिए। हाउ विदाउट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कैसे मैनेज करा इन्होंने? देखो, जब भी मैनेज करना होता है ना, जुगाड़ काम करते हैं। कौन काम करते हैं? जुगाड़। तो प्लांट ने अपनी साझेदारी की हुई है, प्रॉपर जुगाड़ लगा के हिसाब लगाया हुआ है कि अपने लोग थोड़े सादे लोग हैं, नज़दीक नज़दीक रहेंगे सारे सेल और सरफेस के पास रहेंगे। जितना नज़दीक रहेंगे, सरफेस के पास रहेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट ही नहीं होएगी इतनी, तो रिक्वायरमेंट ही ज़्यादा नहीं है, तो स्पेशल स्ट्रक्चर की अपने को ज़रूरत नहीं है, तो इसको बोलते हैं जुगाड़। तो प्लांट ने एक नहीं 4-5 इस तरीके के जुगाड़ कर रखे हैं, जिससे वो बिना रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के भी कर लेता है, बिना रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के भी कर लेता है। तो अब प्लांट के जुगाड़ों के बारे में बात कर लें। हाँ जी, सो टॉकिंग अबाउट द जुगाड्स ऑफ द प्लांट, ठीक है? सबसे पहला जुगाड़, प्लांट की एक पॉलिसी है, हर सेल अपना काम खुद करेगा। वो बिग बॉस में नहीं होता, बिग बॉस में भी ऐसे ही होता है। बिग बॉस सबको बोलते हैं हर बंदा अपना काम करेगा, नहीं तो बांट लेना तुम। तो प्लांट का जो बिग बॉस है उसने बोला है हर सेल, ईच सेल टेक्स पार्ट इन इट्स ओन गैसियस एक्सचेंज। तो पहला जुगाड़ नंबर 1 क्या है कि हर सेल अलग से गैसियस एक्सचेंज में हिस्सा लेगा। ईच सेल विल टेक पार्ट इन इट्स ओन गैसियस एक्सचेंज। तो यार कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें स्पेशल ऑर्गन की। तो पहला जुगाड़ नंबर अपना 1 सक्सेसफुल हो गया, ठीक है? जुगाड़ नंबर 2 क्या है? इनके पास इतनी डिमांड ही नहीं है। इसने बोला मैं सादा जीवन उच्च विचार के बारे में बात करता हूँ, मेरी इतनी डिमांड ही नहीं है, ठीक है? सो नो ग्रेट डिमांड, ज़्यादा एनर्जी इनको चाहिए ही नहीं। तो कहते हैं कि हम एक जगह पे बैठे रहते हैं, हमें क्या ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, हम सह लेंगे। तीसरे नंबर पर, अब बेटा ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज एक्सचेंज। मेन जो गैसियस एक्सचेंज होती है प्लांट में, वो कब होती है? जो मेन इवेंट है गैसियस एक्सचेंज का, दैट इज एक्चुअली फोटोसिंथेसिस। एंड फोटोसिंथेसिस के लिए इन्होंने ना स्टोमेटा से साझेदारी की हुई है कि स्टोमेटा जी तुम कर लेना, CO2 ले आना और ऑक्सीजन बाहर कर देना, ठीक है? तो उन्होंने सांठगांठ बिठा रखी है, चलो जी फोटोसिंथेसिस का अपना हो गया। यस, और प्लांट ने क्या जुगाड़ लगाए? प्लांट ने जुगाड़ लाए कि सारे लोग एक साथ चिपक के बैठ जाओ। तो सेल्स दे आर वेरी वेरी क्लोजली पैक्ड। अगर सेल बेटा क्लोजली पैक्ड होंगे तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट ही नहीं है ट्रांसपोर्ट। जब इतनी नज़दीक सेल है तो किसको ट्रांसपोर्ट करेंगे? नॉट मच रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। प्लस इन्होंने क्या किया? सेल्स को लगा दिया नियर दी सरफेस ऑफ प्लांट्स, ठीक है?
सेल बेटा प्लांट के सरफेस है, जो अंडरनीथ सेल है ना वो भी प्लांट के सरफेस के बहुत नज़दीक है। अगेन नो ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और क्या करेंगे, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा दूर तक भेजना नहीं है, तो किसी स्पेशल ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्पेशल ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है, सारे सेल्स प्लांट के सरफेस से बड़े ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। और क्या मदद करता है, जो बेटा अंडरनीथ टिश्यू है भी, जो नीचे घुस गया, वहाँ पर जो लूज पैकिंग टिश्यू है ना, पैरेन्काइमा, लूज पैकिंग ऑफ पैरेन्काइमा, उस पैरेन्काइमा में प्रॉपर एयर स्पेसेस का इंटरकनेक्शन है, जिससे भी ट्रांसपोर्ट आसानी से हो जाता है। सो देयर इज प्रॉपर इंटरकनेक्शन ऑफ स्पेसेस, जिससे आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकते हो। तो ये कुछ जुगाड़ है, जुगाड़ पानी कर रखा है प्लांट ने, किस तरीके से हम बिना रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के भी कर पाएंगे। वो होते हैं ना बच्चे कि मैम क्या बिना कोचिंग के नीट हो सकता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आज के ज़माने में आता है, क्या बिना कोचिंग के नीट हो सकता है। ये वही बात है, क्या बिना रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के रेस्पिरेशन हो सकती है। हाँ देख लो, अब तुम्हारे सामने आंसर है, बिना कोचिंग के नीट हो सकता है कि नहीं हो सकता। हाँ जी बताओ, क्या बिना कोचिंग के नीट हो सकता है। यहाँ पे आंसर है बेटा, प्लांट बिना रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के भी रेस्पिरेशन कर सकता है, तो बिना कोचिंग के यूट्यूब से नीट क्यों नहीं हो सकता। तुम ये क्लास रोज लगाओ ना, कितनी बारी मैंने सिलेबस कंप्लीट किया, कितनी बारी, कहाँ सवाल नहीं कराए। हर शाम को 7 बजे सवाल होते हैं, कहाँ नहीं कराए बताओ। तो क्यों नहीं हो सकता, करने वाला बंदा होना चाहिए। कल मैंने इंस्टाग्राम पे उस बच्चे की इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर की थी, वो देख ली बेटा, जो वो रनर था प्रदीप मेहरा करके, सबको पता चल गया उसके बारे में। यस, तो वही बात है, जिसमें डेडिकेशन है वो कॉलेज के साथ भी नीट कर सकता है। वो बंदा जॉब के साथ अगर अपनी आर्मी की तैयारी कर सकता है, तुम लोग क्या कॉलेज के साथ, स्कूल के साथ मैनेज नहीं कर पाओगे। क्यों ढूंढते हो हाउ टू मैनेज नीट एंड बोर्ड्स, हाउ टू मैनेज नीट एंड स्कूल। बेटा करने वाले बंदे को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो समझदार है, वो समझदार है। तो स्ट्रैटेजी ढूंढना मत कर, बंद करो, क्लासेस पे फोकस करो, सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करो, ठीक है। हाँ जी, तो चलते हैं आगे। तो प्लांट ने कर लिया, अब आते हैं रेस्पिरेशन पे। सो मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ध्यान देना है, मैं यहाँ पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का टाइप नहीं पूछ रही हूँ। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट विद रिस्पेक्ट टू रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। कौन कौन से तरीके की रेस्पिरेशन है बेटा, सबसे पहले नंबर पे आ जाएगी आपकी फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। कौन सी है, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, तैरती हुई फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज गोइंग टू बी प्रोटोप्लाज्मिक respiration. So floating respiration and protoplasmic respiration. Floating respiration वो है जिसमें आपने एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट किसको यूज़ किया है, या तो कार्बोहाइड्रेट को यूज़ किया है, अगर ये नहीं है तो किसको यूज़ किया है, फैट्स को यूज़ किया है। प्रोटोप्लाज्मिक में आप रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बेटा किसको यूज़ करोगे, प्रोटीन्स को यूज़ करोगे। अब मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कि मेरा प्रेफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट तो कौन से, कार्बोहाइड्रेट नहीं तो फैट। मेरा कभी भी प्रेफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोटीन इज नॉट प्रेजेंट एज अ रिजर्व फूड। प्लांट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो एज अ रिजर्व फूड प्रेजेंट है, प्रोटीन तो प्रोटोप्लाज्म में है। अगर ये प्रोटोप्लाज्म वाले प्रोटीन को मैंने तोड़ना शुरू कर दिया तो बेटा प्लांट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट एक तो रिजर्व फूड है, और साथ में एक और अच्छी बात है कि इससे कोई भी टॉक्सिक प्रोडक्ट नहीं निकलता। यानी कि ये वाला जो रेस्पिरेशन है ये ज़्यादा कॉमन है, वाइल दिस इज लेस कॉमन। समझे, दिस इज लेस कॉमन, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करें अब रेस्पिरेशन का प्रोसेस। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हो गया। सबसे पहले तरीके का रेस्पिरेशन करने वाले हैं, फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन करने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस।
हाँ जी, क्या करने वाले हैं अपने लोग? ग्लाइकोलिसिस करने वाले हैं। ग्लाइकोज एंड लाइसिस दोनों ग्रीक वर्ड है। ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि तुमने शुगर को तोड़ना है। कौन सी शुगर? ग्लूकोज को तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे? कैसे तोड़ोगे बेटा? पार्शियली उसको ऑक्सीडेट करके। सो इट इज अ पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। कितना कार्बन है ग्लूकोज में? 6 कार्बन है। और इस 6 कार्बन को तोड़ के तुम लोग क्या बना लेते हो? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। अब यार 6 कार्बन से दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बन रहा है, तो पायरुविक एसिड में कितना कार्बन हो जाएगा? 3 कार्बन हो जाएगा। तो अभी जो अपने पूरे ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस करेंगे उसमें मैं आपको ग्लूकोज से क्या बना के दिखा दूंगी? पायरुविक एसिड बनाकर दिखा दूंगी। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस है इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज EMP पाथवे। EMP क्यों बोला? क्योंकि E फॉर अ साइंटिस्ट, M फॉर अ साइंटिस्ट, P फॉर अ साइंटिस्ट, ठीक है। तो E नाम क्यों आया है? एम्बडन, साइंटिस्ट के नाम पे। M आया है मेरहॉफ एंड P आया बेटा परनास, ठीक है। तो इन 3 साइंटिस्ट के नाम पर ग्लाइकोलिसिस को ही EMP पाथवे भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? EMP पाथवे। अब ये ग्लाइकोलिसिस होती कहाँ है? सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर। ग्लाइकोलिसिस की लोकेशन क्या है? हाँ जी, ग्लाइकोलिसिस की बेटा जी लोकेशन क्या है? ये सेल है, ये मान लो सेल का न्यूक्लियस है, ये अपना इसमें यहाँ पर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। What is the location of the glycolysis? देखिए, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, the location of the glycolysis is going to be the cytoplasm. कहाँ पर होगा? साइटोप्लाज्म, जो मैंने हाईलाइट किया है। सो दिस साइटोप्लाज्म इज द लोकेशन इन ऑल द सेल, बीट प्रोकैरियोट बीट यूकैरियोट, द लोकेशन इज गोइंग टू बी साइटोप्लाज्म। अब बेटा हमने क्या करना है? पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज करना है। तो भैया ग्लूकोज का सोर्स क्या है? कहाँ से लाओगे ग्लूकोज? सोचा है कभी? फ्रॉम वेयर विल यू ब्रिंग ग्लूकोज? हाँ जी, what is going to be the source of glucose? Yes, what is going to be the source? देखिए ग्लूकोज का सोर्स है। सबसे पहले what was the end product of photosynthesis? फोटोसिंथेसिस में अपने क्या बनाया था? एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज सुक्रोज। तो भैया सुक्रोज को तोड़ दो, बाय एन एंजाइम इन्वर्टेज, क्या टूटा? ग्लूकोज बना प्लस साथ में 6 कार्बन फ्रक्टोज बन गया। तो भैया ये दोनों जो है ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दे बोथ कैन एंटर इनटू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अच्छा, तो एक तो अपना ये वाला था कि सुक्रोज से मदद ले लो। दूसरा, और रिजर्व फूड मटेरियल प्लांट का, रिजर्व फूड कौन है? स्टार्च है। आप स्टार्च की भी हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज ही तो बनेगा। अगर आपने स्टार्च को तोड़ा तो भी क्या बना? तुम्हारे पे ग्लूकोज बना। अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू बी द सोर्स ऑफ द ग्लूकोज। अच्छा, अब इस ग्लाइकोलिसिस में टोटल आपको कितने स्टेप्स मिलते हैं? हाउ मेनी स्टेप रिएक्शन इज दिस? बड़ी सारी चीज़ें हैं आज। हाउ मेनी स्टेप रिएक्शन इज दिस? देखिए ग्लाइकोलिसिस देखेंगे तो इट इज़ अ 10 स्टेप रिएक्शन। क्या है? 10 स्टेप रिएक्शन। इस 10 स्टेप को मैं 2 फेजेस में डिवाइड कर दूंगी, पहले 5 अलग, दूसरे 5 अलग। तो फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में आ जाएंगे 1 to 5th स्टेप, 2 में आ जाएंगे 6th to 10th स्टेप, ठीक है। ये जो फेज 1 है इसमें ATP यूज़ होता है। यस, ATP यूज़ होता है और इस फेज में ग्लूकोज एक्टिवेट होता है। सो दिस इज ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज, ठीक है। फेज 2 की बात करें, फेज 2 की बात करें जो कि 6 to 10th स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, इसमें ATP रिलीज होता है। सो ATP रिलीजेस, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी
पे ऑफ फेज, यानी कि यहाँ पर अब हमें पे ऑफ मतलब जिस दिन सैलरी आती है, ठीक है, सैलरी मतलब एनर्जी आ रही है, प्लांट के लिए सैलरी एनर्जी है। तो पहले वाले में तो पैसे जा रहे हैं, पैसे यानी कि करेंसी जा रही है, दूसरे वाले में करेंसी आ रही है, तो इट इज़ एनर्जी एक्सट्रैक्शन फेज। यहाँ एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, यहाँ एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। दिस इज एटीपी यूटिलाइजेशन फेज एंड दिस इज एटीपी रिलीज फेज, दैट इज पे ऑफ फेज। तो कर लें वन बाय वन बेटा, कर लें, 10 स्टेप करने हैं, 10 स्टेप। तो पहले अपने एनर्जी कंज्यूमिंग फेज करेंगे, ये वाला फेज करेंगे। फर्स्ट 5 स्टेप्स के लिए रेडी हो जाओ। हाँ जी, ठीक है, फर्स्ट 5 स्टेप्स। शुड वी स्टार्ट? थके तो नहीं? आज बेटा मैं ग्लाइकोलिसिस करके ही छोड़ूंगी, ऐसे नहीं जाने दूंगी यहाँ से। हाँ जी, तो सबसे पहले आ जाते हैं फेज 1 पे। दिस इज गोइंग टू बी फेज 1। फेज 1 में हम लोग करते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग फेज। एनर्जी कंज्यूमिंग फेज स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्ट करेंगे बेटा जी ग्लूकोज से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ग्लूकोज से। ग्लूकोज में कितना कार्बन होता है? 6 कार्बन होता है। तुम लोग साथ साथ करते जाना, लिखते जाना। ग्लूकोज के 6 कार्बन पर एक्ट करेगा एक एंजाइम, जिससे ग्लूकोज की होगी फॉस्फोराइलेशन। हमने फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है। अब इस ग्लूकोज में बेटा हम लोग फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेंगे, ठीक है। ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा वाया हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज, काइनेज हमेशा फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है। अगर ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बन जाएगा बेटा जी? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कार्बन तो ऐड नहीं किया ना, सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया है। तो अभी भी इसमें कितना कार्बन है? अभी भी इसमें 6 कार्बन है। ये जो स्टेप है बेटा, तुमने फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया है एट 6th पोजीशन, कहीं से तो लिया होगा। ये फॉस्फेट कहाँ से लोगे? कहाँ से लोगे? एटीपी। सबसे आसान फॉस्फेट लेना है। एटीपी भैया के पास 3 फॉस्फेट थे। एटीपी के पास ये देखो, यहाँ 3 फॉस्फेट वेले बैठे थे। इन तीनों फॉस्फेट में से एक उठाया और लगा दिया ग्लूकोज के पास। सो ये जो अपने ने फॉस्फेट ग्रुप लिया, ये कहाँ से लिया? ये हमने लिया फ्रॉम एटीपी। तो अपने ने एटीपी को तोड़ा, क्या बना लिया? एडीपी बना लिया। और इस एटीपी के एक फॉस्फेट को कहाँ जोड़ दिया? ग्लूकोज की 6th पोजीशन पे, ठीक है। अब बेटा ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये अपना आइसोमर बना लेगा, ठीक है, आइसोमर बना लेगा। तो आइसोमर बनाने के लिए हम आइसोमरेज को यूज़ करेंगे और क्या बनाएगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। याद रखना है बेटा ये सारे स्टेप्स, ठीक है। ग्लूकोज में भी 6 कार्बन, फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन, तो कार्बन में अभी हमारे पास कोई चेंज नहीं आया है। इसको करने के लिए जो एंजाइम यूज हो रहा है दैट इज फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेजेस। सो दिस इज फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेजेस, ठीक। हाँ जी, ठीक। स्टेप लिखते लिखते मुझे लगता है तुम्हारी हालत अब हो रही है खस्ता, ठीक है। आइसोमराइजेशन रिएक्शन होगी। अब इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दो, ठीक है। एक और एटीपी लेके आओ, उस एटीपी में से फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दो। तो भैया अगला रिएक्शन भी क्या हो गया? फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन हुआ। इस फॉस्फोराइलेशन में भी तुमने क्या किया? एक एटीपी और उठा के लाए और उससे क्या बना दिए? एडीपी बना दिया। इस स्टेप में और क्या यूज़ हुए? मैग्नीशियम आयन भी यूज़ हुए और एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया एट द फर्स्ट पोजीशन। सो यहाँ पर हमारे पास बन गया है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। भैया तुम्हारी नॉमेनक्लेचर गड़बड़ ना हो जाए, कॉमा लगा देती हूँ। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है। अभी भी फॉस्फेट ही ऐड हुआ है, कार्बन ऐड नहीं हुआ है। तो कितना कार्बन है इसके पास? अभी 6 कार्बन ही है, ठीक। हाँ जी, हो गए। तो पहला स्टेप फॉस्फोराइलेशन, दूसरा स्टेप आइसोमराइजेशन, फिर तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा? फॉस्फोराइलेशन, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे? अब इस 6 कार्बन मॉलिक्यूल को हम लोग क्या करेंगे? ब्रेक डाउन कर रहे हैं। यानी कि जो अगला स्टेप होने वाला है वो लाइसिस का होने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी ब्रेक डाउन। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम तोड़ेंगे विथ द हेल्प ऑफ एल्डोलेज। किसकी हेल्प से तोड़ेंगे? एक एंजाइम है
जिसका नाम है एल्डोलेज। अब 6 कार्बन टूटेगा तो कितने कार्बन का सामान बन जाएगा? 3 कार्बन, ठीक है। 3 कार्बन यहाँ, 3 कार्बन यहाँ। बेटा मेरे से ट्रिक नहीं मांगना यहाँ पे आके, नो ट्रिक्स, नो वन वुड आस्क मी द ट्रिक। देखिए जहाँ ट्रिक चलनी चाहिए वही चलनी चाहिए, ज़बरदस्ती हर जगह ट्रिक नहीं चलनी चाहिए। हाँ जी, तो यहाँ पर ट्रायोस फॉस्फेट बनेंगे, दोनों क्या बनेंगे? एक तरीके के ट्रायोस फॉस्फेट है, ये भी क्या है? एक ट्रायोस 3 कार्बन वाला फॉस्फेट होगा। हाँ जी, दोनों के पास कितना कितना कार्बन है? 3 कार्बन, 3 कार्बन। कौन कौन है बेटा? पहला बन जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्यों मैंने ऐसा बोला? एक एल्डिहाइड बन जा रहा है, एक कीटोन बन जा रहा है, फंक्शनल ग्रुप अलग है, ठीक है। सो ये हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, दैट इज PgAl, 3PgAl। दूसरा आपके पास क्या बन रहा है? डाइहाइड्रोक्सी, ये एसीटोन ग्रुप है, एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, DHAP। इसको अपने लोग क्या बोलेंगे? DHAP। अब बेटा ये जो DHAP है ना, ये कॉन्टिन्यूसली इसमें कन्वर्ट होता जाता है, ठीक है। DHAP दोनों क्या है? आइसोमर ही है, एक एल्डिहाइड है और एक क्या है? आपका एसीटोन है। तो ये DHAP इसमें कॉन्टिन्यूसली चेंज होता जाता है, कैसे? फॉस्फोट्रायोस आइसोमरेज से। तो लास्ट स्टेप यहाँ पर क्या होगा? This DHAP will convert into 3PgAl via phosphotriose isomerase। ये हुए आपके फर्स्ट 5 स्टेप्स। नोटिस करो, पहला स्टेप फॉस्फोराइलेशन, सेकेंड स्टेप आइसोमराइजेशन, थर्ड स्टेप फिर से फॉस्फोराइलेशन, फोर्थ स्टेप लाइसिस, 5वां स्टेप आइसोमराइजेशन। यस, बताइए क्या ये 5 स्टेप क्लियर हुए? दीज आर एनर्जी कंज्यूमिंग फेज। ये एनर्जी ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि तुम जहाँ पर फॉस्फोराइलेशन हुई है, कहाँ पर हुई है? फर्स्ट और थर्ड स्टेप में फॉस्फोराइलेशन हुई है ना? फर्स्ट और थर्ड स्टेप में फॉस्फोराइलेशन हुई है, तो इन दोनों पे अपने को ATP चाहिए थे, तो ये एनर्जी कंज्यूमिंग फेज हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी पे ऑफ नहीं हुआ है, यहाँ पे पैसे देने पड़े हैं, पैसे दोगे तभी तो जाकर रिजल्टेंट मिलेगा, ठीक है। हाँ जी, डन हो गए? यस, बोथ आर आइसोमर्स, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं जनरली, लेकिन DHAP किस में होता है? आपके PgAl में कन्वर्ट हो जाता है। अल्टीमेटली आफ्टर दिस 6 स्टेप, आफ्टर दिस 5 स्टेप ग्लाइकोलिसिस, मेरे पास क्या बना? मेरे पास अगर DHAP भी PgAl में कन्वर्ट हो गया तो मेरे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl आ गए, है ना बेटा। अगर DHAP इसमें कन्वर्ट हो गया तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आए? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये लो भैया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgAl आ गए। आप टेंशन मत लीजिए, ऑल दीज DPPs वुड बी अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। मैं भी शेयर कर दूंगी जिसका थोड़ा बहुत मिस हो जाता है, ठीक है, @t.me/seepmam। कहाँ पर अवेलेबल है? t.me/seepmam, या फिर सर्च करो सीप पाहुजा बायोलॉजी। यहाँ पर मैं आपके साथ सारे नोट्स ये वाले हैंड रिटन शेयर कर देती हूँ, ठीक है। हाँ जी, करें आगे। 5th स्टेप बेटा मैंने बताया है कि 5th स्टेप में देखो 2 ट्रायोस फॉस्फेट बने थे, एक एल्डिहाइड ग्रुप बना था, एक अपना एसीटोन ग्रुप था। अल्टीमेटली ये जो एसीटोन वाला है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपके एल्डिहाइड ग्रुप में, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl बन जाएंगे अगर आप एक ग्लूकोज को तोड़ते हो तो, समझे। 2 ट्रायोस फॉस्फेट बनाए ना, 2-3 कार्बन, मान लो ये A है, ये B है, B अल्टीमेटली A में बन रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ A बन जाएंगे ना, येस और नो। तो 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन के आपके पास बन जाएंगे। अब मैं आऊँगी सेकेंड फेज पे, आ जाऊँ? रेडी है सब लोग सेकेंड फेज के लिए? सेकेंड फेज क्या है? पे ऑफ फेज है। यहाँ से पैसे बनेंगे बेटा जी, यहाँ से क्या होगा? पैसे बनेंगे, ठीक है। कौन सा थर्ड स्टेप? क्या कह रहे हैं? बिल्कुल होगा यार, एंजाइम लिखना भूल गए। थर्ड स्टेप का यार एंजाइम लिख लीजिए।
दैट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। कहाँ लिखे है? यस, यहाँ पे लिख लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी फॉस्फो, मिस हो गया, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग, फ्रक्टोकाइनेज। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज PFK, ठीक है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये जो PFK है ना, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, इसको बोला जाता है पेसमेकर एंजाइम। दिस इज कॉल्ड एज पेसमेकर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस। क्यों? क्योंकि इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। ये ग्लाइकोलिसिस की स्पीड को, रेट को कंट्रोल करता है। तो अच्छी बात है, आपने याद करा दिया यार। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, काइनेज का मतलब ये फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, डन है। आगे बढ़े, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, दिस इज K। स्टेप नेम रिपीट कर दें। पहला स्टेप है फॉस्फोराइलेशन, दूसरा है आइसोमराइजेशन, फिर तीसरा है फॉस्फोराइलेशन, चौथा है लाइसिस, पांचवा है आइसोमराइजेशन। खुद समझो, रट्टा नहीं लगाना है। जहाँ फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है वो फॉस्फोराइलेशन, जहाँ पे वो टूट रहा है वो लाइसिस, जहाँ पे बेटा आइसोमर बन रहा है वो आइसोमराइजेशन। तीन ही तरीके के तो स्टेप है ना, जिसमें से ये और ये वाला स्टेप कौन से हैं आपके? फॉस्फोराइलेशन। चलिए अगले फेज पे आते हैं, पे ऑफ फेज। हम पे ऑफ फेज स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ट्रायोस फॉस्फेट से। दो ट्रायोस फॉस्फेट अपने पास बन गए हैं, PgAl बन गया। मैं PgAl से स्टार्ट करूंगी। सो वी हैव गॉट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट। कौन सा ट्रायोस फॉस्फेट मैंने लिया है यहाँ पर? PgAl लिया, क्योंकि DHAP PgAl में कन्वर्ट हो गया है। सो वी हैव गॉट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एल्डिहाइड वाला, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। 2 मॉलिक्यूल क्यों बोले? क्योंकि DHAP भी इसमें कन्वर्ट हो गया है। कितना कार्बन? 3 कार्बन, ठीक है, क्लियर है। अब अगले स्टेप में इस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। कैसे होगी ऑक्सीडेशन? डिहाइड्रोजिनेज से, ठीक है, इससे। तो नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी द ऑक्सीडेशन। इसमें यूज होंगे आपके 2NAD पॉजिटिव, 2NAD पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या बन जाएंगे? 2NADH प्लस 2H पॉजिटिव। सबसे पहले मेरे पास क्या बना? 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोस बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट, ठीक है। ये भी कितने कार्बन वाला कंपाउंड है? अब सब 3 कार्बन है। अब सब क्या है बेटा? 3 कार्बन है, ठीक है, यस, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर 2NAD पॉजिटिव के साथ H पॉजिटिव जुड़ा और आपने क्या बना दिए? 2 NADH ग्रुप बना दिए। क्या यूज़ हुआ बेटा यहाँ पर? डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, DH यूज़ हुआ। सो डाईफॉस्फो, कितना समान है यार, डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अगले पे क्या होगी? अब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगी। नेक्स्ट स्टेप में देयर इज गोइंग टू बी फॉस्फोराइलेशन, और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास? दिस वाज 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक। कैसे याद करे हो यार ये सब? हाँ जी, देन 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। दिस इज ऑल्सो 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे इसके। ये भी क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है। यस, ये भी क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है। इस स्टेप में क्या यूज हुए हैं? इस स्टेप में बेटा ATP निकला है। तुम खुद सोचो, ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है और ये क्या है? ये है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। समझ रहे हो? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो पहले 2 जगह पर फॉस्फेट ग्रुप था, ठीक है, अब एक जगह पर रह गया, यानी कि एक फॉस्फेट ग्रुप तुम किसी को दे दिए हो। किसको दे दिए हो? ATP को दे दिए हो, और क्या बना लिए हैं? ATP। 2 इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि 2 आपके पास ये ग्रुप्स है, 2 ट्रायोस फॉस्फेट बने हैं, उन्हीं का आगे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उन्हीं का रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास 2 ATP बन गए, ठीक है। अब इसकी क्या होगी? फिर से आइसोमराइजेशन होगी। नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी द आइसोमराइजेशन, और आपके पास क्या बन जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरेट। सो 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2
फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरेट इज PGA। इसको बनाने के लिए अपने ने क्या यूज़ किया, एंजाइम यूज़ किया जो कि आइसोमरेज है। यहाँ जो आइसोमरेज यूज़ हो रहा है दैट इज म्यूटेज, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज, ठीक है। म्यूटेज क्या है, एक आइसोमरेज ही है। मैं शेयर कर दूंगी बेटा ये सारी PDF। ओके, देन अगला स्टेप में हाइड्रोजन आयन रिमूव कर दो, डिहाइड्रोजनेशन कर दो, डिहाइड्रेशन सॉरी, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो। वाटर मॉलिक्यूल अपने ने यहाँ पर क्या किया, रिमूव किया। सो देयर इज रिलीज ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल। ये सब हमने किया विद द हेल्प ऑफ इनोलेज एंड साथ ही में क्या यूज़ किया अपने ने, मैग्नीशियम आयन। क्या बना, पेप बन गया। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये भी क्या है, ये भी बेटा जी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। कहाँ गया, हाँ जी, ये भी क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इस फॉस्फोइनोल पायरुवेट से अपने अल्टीमेटली क्या बना लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड विच इज़ अगेन 3 कार्बन कंपाउंड। कैसे बनाया, ATP रिलीज करके। यहाँ से तुम फॉस्फोइनोल पायरुवेट में से फॉस्फेट ग्रुप निकाल दो और क्या बना लो, ATP बना लो इससे। तो इस स्टेप में भी अपने ने क्या बनाए, ADP से ATP बनाए। कितने, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। एंजाइम कौन सा यूज़ किया, पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट काइनेज, समझ रहे हो, साथ में मैग्नीशियम आयन और पोटेशियम आयन। सो दिस इज पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज इसको क्यों बोला है, क्योंकि बेटा यहाँ पर स्टेप नंबर मैं लिख देती हूँ। लेट मी राइट द स्टेप नंबर ओवर हेयर। यस, स्टेप नंबर बेटा 1 जो है, स्टेप नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। यस, दिस इज स्टेप नंबर 6, देन दिस वन इज स्टेप नंबर 7, दिस इज स्टेप नंबर 8, दिस इज स्टेप नंबर 9 एंड दिस इज स्टेप नंबर 10। आप नोटिस करोगे 2 स्टेप्स पर यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है। 2 स्टेप पर फॉस्फेट ग्रुप जाकर ADP से जुड़ रहा है और क्या बना रहा है, ATP बना रहा है। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन तुम्हें कहाँ कहाँ दिख रही है, 7th स्टेप में दिख रही है और कहाँ पर दिख रही है, 10th स्टेप में दिख रही है। यानी कि जो 7th है और जो 10th स्टेप है यहाँ पर ATP बन रहे हैं। सो ये हो जाएगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बात है कि नहीं है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन आपकी 2 स्टेप्स पे हुई, दैट इज 7th एंड 10th, जहाँ पर ADP से अपने ने क्या बना लिए, ATP बना लिया। हाँ जी, लास्ट वन इज स्टेप नंबर 10, जिसमें आपने फॉस्फोइनोल पायरुवेट से क्या बना लिए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। तो अल्टीमेटली ग्लाइकोलिसिस में एक 6 कार्बन शुगर से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बने। अब पूरा ग्लाइकोलिसिस तुमने देख लिया, ये था स्टेप नंबर 1 to 5। यहाँ पर है बेटा स्टेप नंबर 6 to 10। अब तुम नोटिस करो कि यहाँ पर अल्टीमेटली कितना ATP रिलीज हुआ है, कितना ATP बेटा रिलीज हुआ है, जरा बता दो। हाँ जी, हाउ मेनी ATPs आर रिलीज्ड, प्लीज टेल मी। अब क्वेश्चंस का टाइम आ रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। हाउ मेनी ATPs दे आर रिलीज्ड। ये स्टेप 1 to 5 है, दिस इज स्टेप 6 to 10। तो मैं यहाँ पे 1 to 5 लिख देती हूँ। स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5th इज दिस वन। हाँ जी, कितने ATP रिलीज हुए, कितने ATP रिलीज हुए। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ATPs फॉर्म्ड, ATP जो रिलीज हुए हैं वो किस मेथड से हुए हैं, सबस्ट्रेट लेवल से हुए हैं। यहाँ तुम नोटिस करोगे 7th स्टेप में तुम्हारे पास 2 ATP आ रहे हैं, नीचे 10th स्टेप में आ जाओ, यहाँ पर भी आपके पास 2 ATP बन रहे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ ATPs प्रोड्यूस्ड, ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ ATPs प्रोड्यूस्ड, ATP फॉर्म्ड बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, इसको मैं SLP लिख रही हूँ, दैट इज गोइंग टू बी 4। 2 बने हैं स्टेप 7 में, 2 बने हैं स्टेप 10 में। नेट ATP कितने बने हैं, अब आता है नेट ATPs कितने बने हैं। इधर देखो यार, ये तुम्हारे
4 तो बन गए हैं पे ऑफ फेज में, लेकिन फर्स्ट फेज में आ जाओ, ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज में देखोगे 2 एटीपी तो यूज हो गए। 2 एटीपी बेटा स्टेप नंबर 1 और 3 में यूज हो गए, तो नेट एटीपी कितने हो जाएंगे 4 - 2 दैट इज गोइंग टू बी 2। यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमने जब बनाए 1 ग्लूकोज से हमने क्या बना लिया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बना लिया। और इस फॉर्मेशन में हमारी क्या मेहनत लगी, इस फॉर्मेशन में अपने 2 एटीपी नेट यहाँ पर यूज हुए। ठीक है, 2 एटीपी नेट यहाँ पर यूज हुए। साथ ही में अगर पूछा जाए एक ग्लूकोज से कितना NADH और H पॉजिटिव निकला, देखिए NADH और H पॉजिटिव सिर्फ यहाँ पर निकल रहा है, NADH NH पॉजिटिव, तो एक ग्लूकोज से 2 NADH और 2 H पॉजिटिव भी निकले। याद रखेंगे किस स्टेप में निकले, 2 NADH प्लस 2 H पॉजिटिव। ठीक है, एक H पॉजिटिव, एक क्योंकि वहाँ पर यूज़ हो गया। हाँ जी, डन डन है। चलिए, तो ये बात थी आपकी ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस में हमने ग्लूकोज से अभी अल्टीमेटली क्या बनाया है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। बट मैं पायरुविक एसिड पे नहीं रुकूंगी, क्यों, क्योंकि क्लास पिन हो गई है। अगर आप नोटिस करेंगे तो जो अपनी 7 बजे वाली बॉडी फ्लूइड्स की क्लास है मैंने पिन कर दी है यहाँ पर, अब पहुँच जाना। हाँ जी, पहुँच जाओ। यस, पिन कर दिए। ढूंढ रहे थे ना कि क्लास नहीं मिल रही है, क्लास नहीं मिल रही है, सो इट इज़ ऑलरेडी पिन्ड ओवर हेयर। क्लिक करो, एनरोल कर लो, कोड लगा देना सीप लाइव। क्या कोड लगा देंगे सब बच्चे, सीप लाइव। ठीक, चलिए अगला टॉपिक आता है फेट ऑफ पायरुविक एसिड। बस थोड़ा सा ही करेंगे बेटा, डरने की बात नहीं है, घबराओ मत। फेट ऑफ पायरुविक एसिड, देखिए ये जो फेट है ये डिपेंड कर सकता है कि सेल की क्या डिमांड है, डिमांड के हिसाब से चलेंगे। देखिए इट कुड लीड टू फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकती है या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकती है। अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है या कम अवेलेबल है, डेफिशिएंट है। अगर फुल्ली अवेलेबल है, सफिशिएंट क्वांटिटी में है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। तो द फेट ऑफ पायरुविक एसिड इट कुड गो 3 ways। आइदर देयर कुड बी एरोबिक प्रोसेस, एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है जो अपने करेंगे कल, और क्या हो सकता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन है भैया ये मैम को इस टाइम पे परेशान करने वाला, इनको लगता है पता नहीं है कि मेरी क्लास है। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखिए आज हम एनारोबिक करेंगे। एनारोबिक में 2 तरीके की फर्मेंटेशन करेंगे, वन इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अदर वन इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। हाँ जी, स्टार्ट करें ये वाला। यस, शुड वी स्टार्ट विद लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। कल एरोबिक करनी है, आज एनारोबिक समाप्त कर दो बस। हाँ जी, तो अपने ने ग्लाइकोलिसिस कर ली। याद रखना है जो ग्लाइकोलिसिस है ना वो सब में होती है। इट इज़ कॉमन फॉर both aerobic and anaerobic. It is common for बेटा जी both aerobic and anaerobic fermentation। ठीक है, अब ये बच्चा तो हो जाएगा ब्लॉक, क्योंकि मुझे पता है बच्चा सामने बैठा है, बट फिर भी कॉल करेगा, देखेगा कि मैम फ़ोन, बेटा क्लास में से फ़ोन उठाऊं, तुम्हें कमी पड़ रही है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कॉल नहीं करेंगे, दे विल स्ट्रेट अवे डू वीडियो कॉल। बेटा और मेरी वीडियो कम देखते हो क्या, पूरा दिन तो मेरी वीडियो देखते हो, अब इसमें भी तुम्हें वीडियो कॉल ही करना है। हाँ जी, ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन फॉर बोथ एनारोबिक एंड एरोबिक। तो अपने अभी क्या शुरू करने वाले, एनारोबिक। एनारोबिक का ये मतलब नहीं है कि ऑक्सीजन बिल्कुल ही गायब है, डेफिशिएंट ऑक्सीजन में भी क्या होती है, एनारोबिक। तो एनारोबिक में ग्लाइकोलिसिस हुई, मान लो ग्लाइकोलिसिस होने का मतलब है तुम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बना लिए। ठीक है, 10 स्टेप करके 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बना लिए। तो इधर अपने लोग करते हैं अल्कोहलिक
अल्कोहलिक और इधर करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। कर लें? हाँ जी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ पर होती है? यीस्ट में होती है। दिस टेक्स प्लेस इन यीस्ट, यीस्ट की साइटोप्लाज्म में होती है। और ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ये कहाँ पर होती है बेटा जी? आपके स्केलेटल मसल्स के साइटोप्लाज्म में होती है। स्केलेटल मसल के साइटोप्लाज्म में होती है। अगर तुम माइटोकॉन्ड्रिया में घुस गए तो बेटा वहाँ क्या होती है? आपकी एरोबिक फर्मेंटेशन। अभी माइटोकॉन्ड्रिया का टर्न नहीं आया, अभी सब कुछ साइटोप्लाज्म में हो रहा है। सब कुछ कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। तो आपने पाइरुवेट से, पाइरुवेट का फॉर्मूला जानते हो? कैसा दिखता है यार पाइरुवेट? पाइरुवेट ऐसा दिखता है, इट्स अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल CH3 C डबल बॉन्ड O COOH। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे जो ऊपर पाइरुवेट के पास COH ग्रुप है उसको हटा देंगे। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा? इस COH ग्रुप को हटाओ बाय डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। उसके लिए तुम एक डीकार्बोक्सिलेज यूज़ करोगे, दैट इज पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। और यहाँ पर क्या बना लोगे? एसीटल्डिहाइड बना लोगे। तो जब तुमने इसको हटाया तो क्या बन गया? तो बेटा तुम्हारे पास बना CH3 C डबल बॉन्ड OH, CHO बन गया ना। ये क्या बन गया तुम्हारे पास? CHO बन गया। एसीटल्डिहाइड बन गया। क्या बना तुम्हारे पास? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड बन गए। कैसे हुआ? पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। सो द एंजाइम यूज्ड इज पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, साथ ही में TPP और मैग्नीशियम आयन भी यूज हुए। ठीक है, एसीटल्डिहाइड। अब इस एसीटल्डिहाइड को क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट रिएक्शन इज गोइंग टू बी द रिडक्शन रिएक्शन। जब इसको तुम रिड्यूस करोगे तो अल्टीमेटली क्या बन जाएंगे? अल्कोहल बन जाएगी, एथेनॉल बन जाएगी, एंड दैट इज गोइंग टू बी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल। देखो यहाँ पर 3 कार्बन थे, यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन करी तो कितने कार्बन बच गए? 2 कार्बन बच गए। अब यहाँ पर डीहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर तुमने क्या किया? इसको डीहाइड्रोजिनेज रिड्यूस किया तो अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में किया। सो हेयर वी हैव गॉट अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। समझे? अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज से रिडक्शन रिएक्शन हुई, 2 NADH टूटे जो ग्लाइकोलिसिस में बनाए थे, 2 NADH टूटेंगे और क्या बनेंगे? 2 NAD पॉजिटिव प्लस H प्लस। इन्हीं से अपने ने क्या किया? इसको रिड्यूस किया। और एथेनॉल, एथेनॉल का स्ट्रक्चर तो तुम जानते हो, CH3 CHOH। हाँ जी, डन। अब ये जो फर्स्ट स्टेप हुआ है ना, इस फर्स्ट स्टेप में देखो 1 कार्बन कम हुआ। यहाँ पे तुम्हारे पास 3 कार्बन थे, 3 कार्बन से 2 कार्बन, तो ये 1 कार्बन जो है वो कहाँ गया? वो बेटा एज CO2 रिलीज हो गया। क्या हुआ? 1 कार्बन का एज CO2 रिलीज हो गया। चलिए लैक्टिक एसिड पे आ जाओ। इसमें एक ही स्टेप है, इसमें कार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन 2 स्टेप थे, इसके अंदर सिर्फ एक ही स्टेप है, दैट इज रिडक्शन। आपने 2 पाइरुवेट को रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस करने के लिए अगेन डीहाइड्रोजिनेज यूज़ करोगे, NADH यूज़ करोगे। अल्टीमेटली आप यहाँ पर क्या बना दोगे? लैक्टिक एसिड। सिंपल। यहाँ से बेटा रिड्यूस किया, रिड्यूस करने के लिए लैक्टिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ हुआ। यहाँ पे इसको एक्टिवेट करने के लिए FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड प्लस मैग्नीशियम आयन भी यूज़ हुए, और आपने क्या बना दिया? लैक्टिक एसिड बना दिया। लैक्टिक एसिड कैसा दिखता है? मेरे ख्याल से तुमको पता है। ठीक है, CH3 COH H COOH, यानी कि यहाँ पर अपने पास कितने कार्बन वाला कंपाउंड निकला? 3 कार्बन। 3 कार्बन निकला तो CO2 के निकलने के लिए स्पेस ही नहीं है ना, कोई स्पेस नहीं है। यहाँ पर 2 कार्बन चल रहा है इसीलिए CO2 निकल गया, यहाँ पर 3 कार्बन है इसीलिए CO2 नहीं निकल सकता है। हाँ जी, लैक्टिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज। राइट बेटा, क्लियर हो गया? सो व्हाट इज द लोकेशन? आप मुझे बताइए, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दीज एरोबिक एंड एनारोबिक प्रोसेस? याद रखेंगे ये वाला जो प्रोसेस है वो यीस्ट के अंदर हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है बेटा जी? यीस्ट के अंदर हो रहा है। ये वाला जो प्रोसेस है ये किसके अंदर हो रहा है? स्केलेटल मसल के अंदर हो रहा है। लेकिन दोनों के दोनों प्रोसेस
साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं। अभी माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री नहीं हुई है, ग्लाइकोलिसिस भी साइटोप्लाज्म में, और ये एनारोबिक फर्मेंटेशंस भी आपके साइटोप्लाज्म में। हाँ जी, ओके। चलिए, तो अब हम अगली कक्षा में क्या करेंगे, अगली कक्षा में यानी कि कल हम इसका एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर लेंगे, जिसमें वी विल डिस्कस अबाउट क्रेब्स साइकिल, ETS एंड अदर थिंग्स। ठीक है, हाँ जी। सो विद दिस आई बिलीव वी आर डन विद द टुडेज पार्ट। अब प्लीज़ यार ये जो NCERT है, इस NCERT को रीड कर लेना। इस सारा मैंने तुम्हें समझा दिया है, स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन हमने कर लिया है। ठीक है, अल्टीमेटली मेजर पाथवे ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। हाँ जी, कल वाली कक्षा में हम बाकी का प्रोसेस पूरा करेंगे। बाकी बेटा अपने स्केड्यूल की बात करें तो अगली क्लास अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग होने वाली है। आज 22 है ना, आज बेटा शाम को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन 5 बजे अनअकैडमी नीट पर, और 7 बजे वाली क्लास पिन हो चुकी है यहाँ पर, दैट इज क्विज ऑन बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। दिस इज 7 PM क्लास, स्पेशल क्लास। दोनों की दोनों क्लासेस फ्री क्लासेस हैं। सीप लाइव कोड यूज़ करके आ जाना, और ये PDF भी आपके साथ शेयर हो जाएगी टेलीग्राम पे। दूसरी चीज़ बेटा जी, प्लस कोर्स मेरा लॉन्च हो गया, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 21 और 23 कल तक आपके पास 3 मंथ्स प्लस 1 मंथ्स का ऑफर है, प्लस साथ में CBSE भी फ्री है। तो आप लोग कोड लगा देना सीप लाइव एंड पहुंच जाना इन दोनों क्लासेस में, क्योंकि प्राइसेस भी बढ़ने वाले हैं। इट इज़ बेस्ट कि आप इस कोर्स का बेनिफिट ले फ्रॉम डे 1। डे 1 इज़ टुमारो 8 AM इन द मॉर्निंग। ठीक है, और इसी कोड से आप जितने बाकी के बैचेस हैं सब में एनरोल कर सकते हैं। एक और बात बतानी थी, अगर प्लस और आइकॉनिक अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अनअकैडमी का UA लाइट सब्सक्रिप्शन ले लो। UA लाइट इज़ टेस्ट सीरीज सब्सक्रिप्शन, जिसमें मॉड्यूल वाइज, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज आपके पास टेस्ट हैं, फुल सिलेबस टेस्ट हैं। तो इसमें 53% और 30% ऑफ चल रहा है सब्सक्रिप्शन पे, लेकिन ये है सिर्फ कल तक। सो कोड लगाना बेटा 53% ऑफ के लिए सीप लाइव, याद रखेंगे इसको। ओके, चलिए तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास होगी हमारी 5 बजे। अच्छा लगा सेशन तो यार लाइक किया करो, ठीक है, वो तुम करते नहीं हो। शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ, और कमेंट्स जरूर छोड़ के जाना। कमेंट्स मैं खुद पर्सनली रीड करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस।